मॉर्निंग क्लास टाइम शुरू करते हैं हमारा क्लास आज का। हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स चैप्टर डिस्कस किया था, इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्लानिंग। तो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम और उसके इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम इतने इंपॉर्टेंस क्यों है और किसे कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, और साथ में हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं, जो हमारे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो चलता है ईयरली 1 ईयर का, उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इंडिया में जो है इसको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही इसे इंक्लूड करते, काउंटिंग में रखते। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिफिनेशन पढ़ा था नेशनल इनकम का। द इनकम विच वी अर्न विद इन द कंट्री एंड द इनकम विच कम्स फ्रॉम अब्रॉड इन अ पर्टिकुलर ईयर और अ फाइनेंशियल ईयर इज़ नोन एज नेशनल इनकम। फिर हमने नेशनल इनकम के साथ साथ हमने डिस्कस किया था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम लोग जो इंक्लूड करते हैं वो कौन सा होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने वापस उसी चीज़ को डिस्कस किया था, आगे बढ़े थे, और साथ में हमने जीडीपी डिस्कस किया था। व्हाट इज़ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि जितना हमारा जीडीपी होगा उतना ही हमारा इनकम भी होगा। तो जीडीपी इक्वल्स टू इनकम, जीडीपी मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, कि आपने जितना प्रोड्यूस किया उसको आप बेचोगे तो आपका इनकम भी उतना ही होगा, सेम आएगा। तो इसके लिए वो था इक्वल। आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर जो है पर कैपिटा इनकम। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम सबसे पहले नेशनल इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमने नेशनल इनकम जो है कि ओवरऑल इनकम कौन है, देश के अंदर जो इनकम हो रही है। फिर से एक बार, द इनकम विच इज़ अर्न विद इन द कंट्री एंड द इनकम विच कम्स फ्रॉम अब्रॉड टुगेदर इन अ फाइनेंशियल ईयर इज़ नोन एज नेशनल इनकम। हमने डेफिनेशन भी यहाँ पे टिक करके बताया था आपको, ये रहा यहाँ पे डेफिनेशन। नेशनल इनकम कैन बी इंटरप्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, दैट इज़ फ्रॉम विद द कंट्री, एंड इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन अ पर्टिकुलर ईयर। ये मेंशन करने के लिए कहा था मैंने। तो अब यहाँ पे जब हमारा नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया तो नेशनल इनकम के बाद आएगा पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम इज़ नॉट अ सुटेबल यूनिट, हम इसे मेजर बार बार मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें यूज़ करना होता है पर कैपिटा इनकम। ये ठीक है, एक इंडिकेटर है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है हमारा पर कैपिटा इनकम। तो ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, सो इट इज़ नॉट, अब यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है, इट इज़ नॉट अकोमोडेट द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन पॉपुलेशंस। तो ये इसके लिए कहा जा रहा है, नेशनल इनकम के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम इज कंसिडर्ड टू बी अ मच बेटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट एज इट इंक्लूड द इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस इन इट्स कैलकुलेशन ऑल्सो, कि जो चेंजेस पॉपुलेशन के अंदर आता है, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो भी और घटती है तो भी, तो यहाँ पे घट तो नहीं है, बढ़ी रही है, तो इससे भी हमारा जो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए सबसे बेटर इंडिकेटर है, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में देखना है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को देखना है, तो हमें पर कैपिटा इनकम को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन। मतलब अब यहाँ पे सिंपल सोच लो कि आपका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है मान लेते हैं 100% पॉपुलेशन है। ठीक, अभी देश में, लेकिन क्या सभी लोग काम करते हैं इस देश के अंदर? 100% जो पॉपुलेशन है हमारा, वो उसमें से 60% जो है वर्किंग है, 40% इसमें अडल्ट बच्चे आ गए, ओल्ड एज पीपल्स आ गए, एंड द पर्सन आर नॉट डूइंग एनी वर्क, वो 40% के अंदर आ गए। तो 60% हमारा वर्किंग है, वर्किंग पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये वर्किंग पॉपुलेशन जो है हमारा 60%, तो ये मेन अर्निंग पॉपुलेशन है जो अर्न कर रहा है। तो इसीलिए अब हमारे पास ये जो 60% पॉपुलेशन काम कर रहा है, पॉपुलेशन जो काम कर रहा है, इसकी पॉपुलेशन जो काम करेगा, अर्निंग जो होगा, इनकम जो होगा, वही इनकम तो कंट्री का इनकम होगा, भले वो इनकम इंडिया के अंदर कर रहा है, वो बाहर से कर रहा हो। तो ये हमारा हो गया टोटल इनकम, दैट इज़ हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेशनल इनकम, द इनकम विच इज बीन इन द कंट्री एंड फ्रॉम अब्रॉड, एंड हु इज अर्निंग, दिस 60% पीपल्स आर अर्निंग, तो ये हमारा नेशनल इनकम हो गया।
तो सोचो यहाँ पे 60% है, 40% अभी भी रिमेनिंग है जो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम पॉपुलेशन को देखेंगे तो हमारा पॉपुलेशन कितना आएगा, 100%। तो अर्निंग कितना था, 60% पीपल्स आर वर्किंग, दैट इज़ नेशनल इनकम मान लो। अब पॉपुलेशन कितना है हमारा, 100%। तो ये 100 डिवाइडेड बाय 60, तो 60 जो हो गया उसको डिवाइड करें 100 से। तो उसी तरह से हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा पर कैपिटा इनकम। मतलब हमने अपना इनकम जो था वो शेयर किया, किसके साथ शेयर किया, सभी पॉपुलेशन के साथ, टोटल पॉपुलेशन के साथ हमने शेयर किया, टोटल पॉपुलेशन के साथ हमने शेयर किया। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, 100% है, और काम कितने वाले कर रहे थे, 60%। तो 60 को हम लोग को क्या करना पड़ा, जो भी इनकम था उसको हमने सभी 100% वाले के साथ शेयर करना पड़ा। इसी तरह से हमारा पर कैपिटा इनकम निकल गया, मतलब पर हेड, कि हम पर हेड को अगर हम डिवाइड करते हैं हमारा इनकम जो है देश का, तो पर हेड में कितना रुपया जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा पर कैपिटा इनकम, उसे कहा जाता है। एक एग्जांपल ले लो कि आपके क्लास में कोई कुछ आप लोग सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, तो आपके क्लास के अंदर सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। अगर आपके क्लास में 60 लोग हैं और आप में कंट्रीब्यूशन जो थे 40% ने कंट्रीब्यूट किया, 20 लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो यहाँ पे -20 हो गया, है ना। तो कितना हो गया, प्लस करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 40 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन अब जब कोई चीज़ें आएगी, सेलिब्रेट कर रहे थे, तो जब सामान आया, कोई भी सामान जो भी आया आपके क्लास के अंदर, आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो किसके साथ करोगे, पूरी क्लास के साथ करोगे, दैट इज़ 60%, जो 60 स्टूडेंट्स हैं उसके साथ मिलके करोगे। भले 20 ने इसमें नहीं दिया था, माइनस था, लेकिन फिर भी आप उनको भी तो दोगे। तो इससे ज़्यादा शेयरिंग क्या हो जाएगा, आप लोगों का थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 20 लोगों ने भी प्लस कर दिया होता तो ज़्यादा अमाउंट होता, तो शेयरिंग ज़्यादा हो जाती। तो इसी तरह से देश का भी वही है कि अर्निंग करने वाले मान लेते 60% पीपल अर्निंग कर रहे हैं, और वर्किंग जो है 60% हो गए हमारे अर्निंग वाले, और टोटल पॉपुलेशन 100 है। तो जब हम शेयरिंग को डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ जो इनकम होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस इनकम हो जाएगा। लेस हो, किसी कंट्री में इनकम लेस नहीं होती है बल्कि इक्वल होती है, ज़्यादा होती है, इसी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन बहुत ईजी है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन। तो ये लिखने के साथ साथ आपको ये इक्वेशन दे देना है, बस आंसर कंप्लीट, 1 मार्क्स, ठीक है। ये 1 मार्क्स की जैसे ही है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हम मूव करेंगे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कंप्लीट। अब आता है कि कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने आगे डिस्कस किया था ना कि जब भी हम सेक्टर्स में जब इंक्लूड करते हैं तो किसे इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वही इंक्लूड होता है, क्योंकि इसके अंदर तीनों सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स जो है उन सभी के प्राइजेस इंक्लूड हो जाती है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन से किसे कहते हैं, द गुड्स विच हैज़ बीन कंज्यूम बाय द पीपल, जो मार्केट में अवेलेबल होती है और मार्केट से लोग जो खरीदते हैं यूज़ करने के लिए, वो हमारा फाइनल गुड्स हो जाता है। तो वो चीज़ है। तो नेशनल इनकम में अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, और किसने कैलकुलेट किया था सबसे पहले, तो बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले देयर वाज नो गवर्नमेंट एजेंसी, कोई, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट कौन था, ब्रिटिशर्स था, तो कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं थी जो कैलकुलेट करेगा नेशनल इनकम। तो इसी तरह से जब फर्स्ट नेशनल इनकम इन इंडिया वॉज कैलकुलेटेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1868 में, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इसे कैलकुलेट किया था 1868 में। ये 1 मार्क्स के लिए, ये जो पैराग्राफ है इसको टिक कर देना, ये पैराग्राफ टिक करके रखना 1 मार्क्स के लिए। इसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। तो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे हो गया, फर्स्ट नेशनल इनकम इन इंडिया वॉज कैलकुलेटेड बाय होम, हु हैज़ कैलकुलेटेड द इंडियन फर्स्ट नेशनल इनकम, तो दादा भाई नौरोजी इन द ईयर 1868 में। फिर उसके बाद आफ्टर दिस नेशनल इनकम एस्टिमेटेड वॉज ऑल्सो डन, उसके बाद फिर शुरुआत हुई। तो स्टार्टिंग इन्होंने किया, फिर उसके बाद शुरुआत हुई
फिंडले, शिराज, डॉक्टर V.K.R. रॉय, R.C. देसाई, ये बाद में इन्होंने भी जो है आफ्टर दैट दादा भाई नौरोजी के बाद, ठीक है, इन लोगों ने भी एस्टिमेट करना शुरू किया था, कैलकुलेट करना। उसके बाद ऑल दिस स्कॉलर्स यूज़ डिफरेंट मेथड, सभी ने डिफरेंट मेथड यूज़ किया कि नेशनल जो इनकम है हमारा उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। बट दीज स्कॉलर्स लैक रिलायबल फिगर्स एंड डाटा एंड दे डिड नॉट यूज़ सुटेबल स्टैटिस्टिकल मेथड। इन लोगों के पास कोई अच्छा रिलायबल डाटा नहीं था, फिगर नहीं था जिसके बेस पे वो कैलकुलेट करेंगे कि कितना इनकम हो रहा हमारा, ठीक है। उसके लिए जो स्टैटिकल मेथड की तरीका थी वो उनके पास सही नहीं था, जिसके लिए लेकिन एटलीस्ट दे हैव ट्राइड, उन्होंने शुरुआत की थी, जिसके लिए बाद में ये और सक्सेस हुआ। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने फॉर्म किया द नेशनल इनकम कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ P.C. महालनोबिस। अब ये जो थे यहाँ पे इनके अंडर में इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस शुरुआत हुई तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, नेशनल इनकम कमेटी। चेयरमैन कौन था? P.C. महालनोबिस इन अगस्त 1949 में। अब इस कमेटी का मेन क्या था इंटेंशन? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। दिस कमेटी सबमिटेड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट, उन्होंने अपना पहला रिपोर्ट सबमिट किया 51 में, 1951 आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड इट्स फाइनल रिपोर्ट इन 1955 में। फिर बाद में 55 में दूसरा रिपोर्ट दिया, फाइनल रिपोर्ट। द कमेटी हैंडेड ओवर द वर्क ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। फिर उन्होंने किसको हैंड ओवर किया? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, ठीक है। तो इस कमेटी ने किसे हैंड ओवर किया था अपना रिपोर्ट? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO को, विच हैज़ बीन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इंडिया। जो 1955 के बाद यही ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है, कौन करती है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर 1955, ठीक है। तो ये शुरुआत हो गई ऑन एनुअल बेसिस, ईयरली बेसिस पे। तो अब देखो, पहला था कि फर्स्ट जो कैलकुलेशन किया था उसने किया था नाना भाई नौरोजी ने। उसके बाद और भी थे स्कॉलर्स जिन्होंने किया, बट दे डोंट हैव प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड और डाटा। उसके बाद फिर एक संस्था बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, कमेटी बनाई गई, नेशनल इनकम कमेटी। चेयरमैन कौन था इस नेशनल इंडियन कमेटी का? दूसरा क्वेश्चन हो सकता है P.C. महालनोबिस। और उसके बाद उन्होंने सबमिट किया था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बन गया नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। अब आता है, हम मूव करेंगे, अब सेक्टर्स में जाएंगे। जो सेक्टर्स आपने क्लास 9 में पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स। इसी तरह से हमने इसमें डिस्कस किया था इकोनॉमी किसे कहते हैं, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी है, दे आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी द एक्टिविटी विच अर्न इनकम और जनरेट्स इनकम, जो प्रॉफिट अर्न करता है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और जो इकोनॉमिक प्रॉफिट इनकम नहीं देता है, भले हम उसमें वर्क करते हैं। एग्जाम्पल थी हाउस होल्ड वाइफ। इस तरह से एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थी क्लास 9 में। वापस ये यहाँ पे इसके अंदर आ रहा है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, बेसिक, ठीक है। तो इस तरह से वापस प्राइमरी सेक्टर्स, सबसे 3 सेक्टर्स में सबसे पहला आता है प्राइमरी, जिसमें क्या क्या काम होता है? जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कॉटन कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर ये आ गया। एग्रीकल्चर सीजनल है तो उसको इस तरह से सीजन में होता है कॉटन प्लांट्स, और ये डिपेंड किस में करता है? नेचुरल फैक्टर्स में, रेनफॉल, सनलाइट, क्लाइमेट। तो इसी तरह से देयरफॉर कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। और इसी तरह से और भी बहुत चीज़ें प्रोडक्ट जैसे माइनिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल प्रोडक्ट्स वाला डेयरी फार्मिंग हो गया, ये सारा जो रिलेटेड होता है प्राइमरी है, पहला स्टेप होता है। इसके लिए इसको प्राइमरी सेक्टर्स कहा जाता है। और ये इसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी काम जो है एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, इसीलिए इसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के नाम से भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या था? जो चीज़ें प्राइमरी में हो रही थी उसको हम लेंगे सेकेंडरी में और उसको एक नया चीज़ बनाएंगे, प्रोसेस करेंगे। जैसे कॉटन है,
तो कॉटन बॉल से, कॉटन का तो जो होगा वो बॉल होगा, उससे फिर थ्रेड बनेगा, थ्रेड बनेगी तो थ्रेड कौन बनाएगा? इंडस्ट्री बनाएगी। तो इंडस्ट्री किसके अंदर आ गई? सेकेंडरी के अंदर आ गई। तो ये हो गया। थ्रेड के बाद फिर क्या बनेगा? फिर थ्रेड को डाई करेंगे, डाई करने के बाद फिर उसमें क्लोथ्स बनेंगे। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है? सेकेंडरी में हो रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से उसमें प्रोसेसिंग करते हैं, और जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती है फैक्ट्री में, वर्कशॉप, होम में, कहीं पर भी, जहाँ पे वो प्रिपेयर करते हैं, जैसे धागा बनाया गया, फिर उसको बुना, कपड़े बनाया गया। उसी तरह से शुगर कैन रॉ मटेरियल्स है, एग्रीकल्चर में होता है। फिर शुगर कैन से रॉ मटेरियल्स हो गया तो उसके बाद शुगर बनती है, गुड़ बनती है। उसी तरह से ब्रिक, मिट्टी है ना, मिट्टी है, वो जो प्राइमरी में आ गया। मिट्टी से अगर हम सॉइल जो है, सॉइल से हमने क्या बनाया? ब्रिक्स बनाया, तो ये भी किस में आ गया? फिर ब्रिक से क्या बनेगा? बिल्डिंग्स बनेंगी। ये सेकेंडरी में आ गया। तो सेकेंडरी इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, क्योंकि सारा रिलेटेड है इंडस्ट्री से। फिर तीसरा है हमारा, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी, एक और आता है थर्ड कैटेगरी, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी सेक्टर्स। ये दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। प्राइमरी जो है, सेकेंडरी, और उसके बाद टर्शरी। तो ये जो है प्राइमरी सेकेंडरी पे, सेकेंडरी टर्शरी पे, वापस टर्शरी जो है सेकेंडरी और प्राइमरी पे। तो हम देख रहे हैं कि हर कोई एक दूसरे पे निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है। कोई अकेला कोई काम नहीं कर सकता। जैसे प्राइमरी में अगर इसमें सोच लो कॉटन है, कॉटन अगर इसमें सेकेंडरी ने नहीं लिया तो वो कॉटन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। तो सेकेंडरी ने उसको कॉटन से क्लोथ्स बनाया। अब ये दोनों के, इन्होंने इसको हेल्प किया, अब ये दोनों मिलकर इनको हेल्प कर रहा, क्योंकि टर्शरी मतलब मार्केट तक पहुंचाएगा कौन? टर्शरी, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट। तो ये सारा टर्शरी में आ गया। तो ये इस तरह से तीनों ही इम्पॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे टर्शरी जो है प्रोवाइड करता है हेल्प, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सामान पहुँचाना, प्राइमरी का सामान पहुँचाना, बैंकिंग, रोड्स, पैसे देना, लोन लेना। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा, रोड अच्छा नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा सप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ से जो भी काम हो रहा है, हेल्प कर रहे हैं, वो कौन करता है? कौन सेक्टर है? वो टर्शरी सेक्टर्स है। तो इसी तरह से इससे वो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं। और जैसे वेयर हाउस मतलब गोडाउंस नहीं होगा तो सामान कहाँ रखेंगे? बैंकिंग नहीं होगी तो पैसे कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे? तो इस तरह से ये सारा जो काम होता है वो टर्शरी में होती है। तो इसे कहा जाता है ये सर्विस सेक्टर्स। तो इसे हम टर्शरी के साथ साथ वी कैन कॉल इट एज अ सर्विस सेक्टर्स, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। और जैसे डॉक्टर्स है, टीचर्स है, लॉयर्स है, ये सारे किसके अंदर आएंगे? टर्शरी के अंदर आएंगे, बिकॉज दे आर ऑल गिविंग देयर सर्विसेज। वो सभी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनके बदले उनको क्या मिलता है? उनके बदले उन्हें इनकम मिलता है। ठीक है। तो सर्विस सेक्टर्स ऑल्सो इंक्लूड्स, जैसे कॉबलर हो गया, डॉक्टर्स है, वॉशरमैन है, हेयर ड्रेसर्स है, कॉबलर है, एडवोकेट है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, अकाउंटेंट है, ATM बोर्ड है, इंटरनेट, इन्फोसिस IT है, बुक्स है, बूथ्स है, कॉल सेंटर्स है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, दीज आर ऑल एक्सेट्रा, और बहुत सारे हैं। क्वेश्चन है कि ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, और हेल्प करने के बाद उनको क्या मिलता है? दे अर्न मनी। तो इस तरह से वो भी सेक्टर्स हो गए, टर्शरी सेक्टर्स। तो इसी तरह से ये तीन सेक्टर्स, इकोनॉमिक के तीन सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब देखेंगे हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स कि जो स्टार्टिंग से हुआ था, आज इस सेक्टर्स में बहुत चेंजेस आया। मान लेते हैं 50s में, ग्राफ में 1950s टू 60s के बीच वाला ग्राफ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो था, पहले प्राइमरी, P लिख दिया, प्राइमरी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन दे रहा था? GDP। ठीक है ना, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जो था इस समय प्राइमरी था। उसके बाद था इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री आया उसके बाद, तो हमने सेकेंडरी इसको S लिख दिया। उसके बाद आया टर्शरी, जो T लिख दिया मैंने। ये था जो GDP दे रहा था। लेकिन वहीं पर ही अगर हम 20s में आते हैं, ठीक है, 1 to 10 कर लेते हैं, तो ये जो 50 ईयर्स जो चेंजेस आया, इसमें ग्राफ में भी चेंजेस आया, GDP के अंदर प्रोडक्शन में बहुत चेंजेस आ गया। तो पहले जो प्राइमरी था, सेकेंडरी और टर्शरी,
ग्राफ उल्टा हो गया, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी में आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? जीडीपी जो प्रोडक्शन हो रही है, आज सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? टर्शरी कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसके बाद सेकेंडरी कर रहा है, उसके बाद प्राइमरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी पीछे हो गया और टर्शरी आगे हो गया। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड? तो सिंपल रीजंस है कि आज जो टर्शरी सेक्टर्स है, हेल्पिंग सर्विस सेक्टर्स, सबसे आगे जा रहा है। अगर 60s में अगर हम देखो तो यहाँ पर उस समय ATM नहीं था, IT नहीं थी, ठीक है, इंटरनेट इस तरह से नहीं था, हाई स्पीड ऐसा कुछ भी नहीं था, इंटरटेनमेंट जैसे शॉपिंग मॉल्स होते हैं उस तरह से कुछ भी नहीं थी। आप घूमने जाते हो तो टूरिस्ट स्पॉट्स जो होते हैं, होटल्स होते हैं, वो सारा कुछ इतना नहीं था। तो जहाँ पे आज हमने अर्निंग करना शुरू किया तो साथ साथ उसको हमने खर्च करना भी शुरू किया, तो जिसके कारण ये जो है चेंजेस आया। टर्शरी सेक्टर्स, आप घूमने जाते हो तो पैसा खर्च करते हैं हम लोग, होटल्स में जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस को हायर करते हैं, गाड़ी को हायर करते हैं, ठीक है। फिर साथ साथ जहाँ पे घूमते हैं तो वहाँ पे भी पैसे खर्च होते हैं, होटल्स में जाते हैं खाना खाने, मूवीज़ देखने, शॉपिंग करने। तो इसी तरह से अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ताकि ट्रीटमेंट अच्छा से अच्छा हो जाए। तो ये सारा क्या है? हमारा टर्शरी सेक्टर्स है। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं, किसी सामान भेजना तो कुरियर से भेजते हैं क्योंकि कुरियर जल्दी पहुँचाता है। तो इसी तरह से ये चीज़ें जो थी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई, तो जिसके कारण फिर सेकेंडरी जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है टर्शरी के मुकाबले में पहले से। लेकिन प्राइमरी जो था वो देखा जाए वो रिड्यूस हो गया। क्यों? ऐसा क्यों हो गया कि इसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं आया, वो वैसा ही दिख रहा है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी जो है आज भी उतनी ही पुरानी है, जो पहले लिया गया था उसी को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंजेस आया, 10 ईयर्स 100 ईयर्स जो भी थे इसके अंदर इस तरह से ग्राफ में चेंजेस आया। अब यहाँ पे एक बार रीड आउट कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ फाउंड इन मोस्ट डेवलपिंग नेशन दैट इज इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर हैज़ बिकम इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर सेक्टर्स से स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग, वो ट्रांसफॉर्म होने लगा और जो धीरे धीरे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो एग्रीकल्चर से ट्रांसपोर्ट के सेकेंडरी में गया, धीरे धीरे समय हुआ तो वो इंगेज हो गया और इसी तरह से वो टर्शरी में गया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, मल्टीपल ऑक्यूपेशन हो गए, लोग ने काम करना। तो प्राइमरी जो थी, जैसे इवन आफ्टर दिस कंडीशन मोस्ट ऑफ द गुड्स जो प्राइमरी में प्रोड्यूस हो रहा था, तो अभी यहाँ पर भले ही प्राइमरी पीछे है, लेकिन याद रखना यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया था कि 3 आर इंटरडिपेंडेंट। अगर कहीं प्राइमरी पीछे हो जाएगा तो प्रोडक्शन जो है प्राइमरी देता है किसे? सेकेंडरी को, तो सेकेंडरी में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें प्राइमरी को भी थोड़ा सा आगे लेके जाना होगा, सो दैट द प्रोडक्शन किसी और को, यहाँ पे फ़र्क सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा सेकेंडरी को। क्यों? क्योंकि प्राइमरी ही इसे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, बहुत चीज़ रॉ मटेरियल्स जो प्रोवाइड होती है वो प्राइमरी ही देता है। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट हो रही है यूज़, वो पुरानी वाली हो रही है, जो वंस इट वॉज बिन रिप्लेस, एक बार ख़रीद लिया लेकिन वो अभी भी उसी को यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि उससे बाद में और बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये रिप्लेसमेंट जो है कहीं ना कहीं हमारा जीडीपी जो है, अगर प्राइमरी कम देगा तो कहीं ना कहीं फिर जीडीपी कम होगा, तो पता है ना, जीडीआई ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी कम हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू प्राइमरी सेक्टर वो प्रोवाइड कम करेगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है इसे भी इम्प्रूव करना। तो राइजिंग हमने ये डिस्कस कर ही लिया कि राइजिंग ऑफ टर्शियरी सेक्टर इतना आगे क्यों जा रहा है, ये डिस्कस कर लिया ना। अब आता है तो उससे पहले जीडी की बात हम लोग एम्प्लॉयमेंट में देते, एक बार एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो लोग काम करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, उसके बाद ये टॉपिक जाएंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में क्या है, ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो देखो सबसे पहले जो था एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है, तो हमने देखा था प्राइमरी में जीडीपी सबसे पहले देता था जीडीपी, प्राइमरी था, सेकेंडरी था और टर्शियरी था। 50 ईयर्स के बाद हमें क्या देगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में यहाँ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा जीडीपी टर्शियरी दे रहा था T+, 50। एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में भी आज करंट सिचुएशन जो है, एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा लोग इंगेज किसके अंदर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब प्राइमरी में। हमारे देश की जो
60% लोग काम करते हैं, पॉपुलेशन उसको हम लोग 100% में ले चलते हैं, ठीक है। तो 100% अगर ले गए तो आज भी 50 to 60% जो पॉपुलेशन है वो किस में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में। इसमें तो एम्प्लॉयमेंट में भी भले जीडीपी में कम दे रहा है, जीडीपी में भी कम हो गया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आज भी प्राइमरी आगे है और टर्शरी पीछे है। लेकिन जीडीपी में भी देखा हमने, क्या देखा जीडीपी में कि जीडीपी में जो था टर्शरी सबसे आगे है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में वो पीछे है। ऐसा क्यों? क्योंकि टर्शरी में जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो बेटा सर्विस जो प्रोवाइड करेंगे दे शुड बी स्किल्ड पर्सन, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, है ना। अब मशीन को चलाने के लिए एक ही चाहिए जिसे आता है, हमें 100 वर्कर्स को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो इसी तरह से यहाँ पे जो भी लर्नड पर्सन चाहिए, और एग्रीकल्चर वहाँ पे अनस्किल्ड जो है वो भी इंगेज हो जाते हैं, जो जिसको जॉब नहीं मिलता इन दोनों में, वो इनमें जाके इंगेज हो जाते हैं एग्रीकल्चर्स में। तो जिसके कारण हमारा जो सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन जो है सपोर्ट करता है सपोर्ट करता है प्राइमरी सेक्टर्स, और जीडीपी भी सबसे ज़्यादा जीडीपी हमें देता है टर्शरी सेक्टर, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि वो किसको लेता है, वो स्किल्ड पर्सन को ही लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर सेकेंडरी, फिर बाद में तो देखेंगे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमें प्राइमरी मतलब ये सेक्टर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल का न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या है। भले ये चैप्टर 1 मार्क्स करके आ रहा है, लेकिन इसमें जो है एक एक टॉपिक ही इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और याद होना चाहिए सारा टॉपिक्स। 1 मार्क्स कहीं से भी आ सकते हैं, तो सारे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, अंडरलाइन करके रख देना है, ठीक है ना।